नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बताया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा। चीन से विवाद और कश्मीर के हालात पर सर्वदलीय बैठक आज। ब्रिक्स देशों की बैठक में अजित डोभाल के शामिल होने की संभावना। नागालैंड के मुख्यमंत्री को कल तक विश्वास मत हासिल करने का निर्देश। राज्यपाल ने कहा, मौजूदा संकट एनपीए का आंतरिक मामला। विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाने पर अड़े मुख्यमंत्री। हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के 500 मीटर दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी, लगेगा 50,000 रुपए जुर्माना। एनजीटी का आदेश। केंद्रीय टीम ने पूर्वोत्तर में बाढ़ का लिया जायजा। हर मुमकिन मदद का भरोसा। 58 जिलों में अब तक 80 लोगों की मौत। और 9वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची वीनस विलियम्स। स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा से होगी खिताबी भिड़ंत। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हारी बोपन्ना और ग्रेवियला की जोड़ी। केंद्र सरकार ने सिक्किम सेक्टर के डोकाला इलाके में भारत चीन के बीच गतिरोध और कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बारे में विपक्षी पार्टियों को हालात से अवगत कराएंगे। बैठक का मकसद 17 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले दोनों मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेना है। इन सबके बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल चीन में 26-27 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल हो सकते हैं। भारत ने एक बार फिर सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि भारत की स्थिति और जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर पाकिस्तान से बातचीत करने के उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत ने चीन की उस पेशकश को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने कश्मीर मुद्दे पर भूमिका निभाने की इच्छा जताई थी। गोपाल बागले ने कहा कि इस मामले के मूल में सीमा पार से भारत में फैलाया जा रहा आतंकवाद है। I mean the peace in India and peace and stability of the entire region and the world. So that's where we stand. As far as Kashmir issue itself is concerned, you know that the government's position has been very consistent and clear. We have been ready to have dialogue with Pakistan among other issues on Jammu and Kashmir, but in a bilateral framework. So that. इस बीच चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर सैनिक टकराव के हालात को लेकर केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद रहेंगी। सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को डोकाला सीमा में स्थिति की जानकारी देगी। साथ ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों के बारे में भी बताया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि चीन से विवाद सुलझाने में राजनयिक रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स इन्फॉर्मर्स लीडर्स मीटिंग के बाद एक वार्तालाप सा एक संवाद हुआ था, एक कन्वर्सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी थी। एक रेंज ऑफ इश्यूज एज वी हैड सेड दे डिस्कस्ड। एज फार एज डोकलाम एरिया इशू इज कंसर्न, you know, we have diplomatic channels available. The embassies are there in both countries, and those channels will continue to be used. डोकाला सीमा विवाद को लेकर भारत ने काफी संयत तरीके से चीन को 16 जून से पहले की यथास्थिति बहाल करने की बात कही है। वहीं चीन ने भारत को सैनिक पीछे हटाने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद को देखते हुए कई इलाकों में गुरुवार को निषेधाज्ञा लागू रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया। वहीं अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में कर्फ्यू लगा रहा। अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम समेत कुछ इलाकों में पाबंदियां लगी रहीं। इन इलाकों में दुकान और बाजार बंद रहे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साल 1931 की गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हालात से लड़ना होगा।
जिसे कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है। जमहूरी राज कायम करने में अपनी कुर्बानियाँ दी, उसको याद रखना चाहिए। और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जिसमें कश्मीरियत हमारा बुनियादी जो हमारे उसूल हैं उनको याद रखना चाहिए। जैसे अभी हाल ही अमरनाथ यात्रा के बाद सब हम लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग नज़रिया रखने वाले अलग अलग लोग एकजुट होकर हमने उसकी मजम्मत की। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकियों की पहचान कर ली है। इसमें 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीर के हैं। इसमें हमले के साजिशकर्ता लश्कर कमांडर अबू इस्माइल शामिल है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर के सुरक्षा हालात पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंप दी है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की समीक्षा करेंगे। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश में एफडीआई प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों पर विस्तृत ब्यौरा पेश करेगा। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार एफडीआई नीति में अगले चरण में सुधार शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत रिटेल और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को और उदार बनाया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे क्षेत्रों के लिए भी नियम आसान बनाए जाने की तैयारी हो रही है। प्रिंट मीडिया में भी एफडीआई नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा निर्माण, सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार क्षेत्र में भी एफडीआई नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव रमेश अभिषेक भी मौजूद रहेंगे। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की कल संसद भवन परिसर में बैठक हुई। कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस समिति में डिजिटल लेन देन की सुरक्षा, साइबर क्राइम और बिटकॉइन यानी कि आभासी मुद्रा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नोटबंदी के बाद से ही सरकार ने डिजिटल लेन देन पर जोर दिया था। बैठक में दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क पर हुए हमले पर चिंता जताई गई। टीएमसी सांसद ने ऐसे हमलों से निपटने के लिए सरकार को अलग से साइबर सुरक्षा मंत्रालय का गठन करने की बात कही। इसके अलावा आभासी मुद्रा बिटकॉइन को लेकर भी समिति में चर्चा हुई। सरकार ने आम जनता से भी इस बारे में विचार मांगे हैं कि क्या आभासी मुद्रा को बंद किया जाना चाहिए या उनका नियमन अथवा स्वनियमन होना चाहिए। स्थायी बैठक में सीबीआई, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास सफाई के लिए कल विस्तृत आदेश जारी किया। हरिद्वार से उन्नाव तक नदी के 100 मीटर के दायरे में विकास कामों पर पाबंदी होगी। वहीं कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास गंदगी दूर करने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। एनजीटी ने हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा के आसपास 100 मीटर के दायरे को नो डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहाँ किसी तरह का विकास काम नहीं होगा। 500 मीटर के दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी गई है। कचरा फेंकने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने 543 पन्ने के आदेश में कई दूसरे निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से 6 सप्ताह के भीतर कानपुर के जाजमऊ से उन्नाव या किसी दूसरे स्थान पर चमड़ा कारखानों को शिफ्ट करने को कहा गया है। उत्तराखंड और यूपी सरकार से कहा गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिशा निर्देश बनाएं। नालों की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम 2 साल में पूरा करना होगा। एनजीटी ने रिपोर्ट को लागू करने की निगरानी के लिए समिति भी बनाई है। यह आदेश साल 1985 में पर्यावरणविद एमसी मेहता की ओर से दायर याचिका पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में याचिका एनजीटी में भेज दी थी। पिछले 18 महीने तक याचिका की लगातार सुनवाई होती रही थी। इस दौरान केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे विभागों ने अपनी बात रखी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर में बाढ़ से भारी तबाही मची है। पूर्वोत्तर राज्यों के 58 जिलों में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सिर्फ असम के ही 49 लोग हैं। एक केंद्रीय दल के साथ पूर्वोत्तर पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें शुरुआती रिपोर्ट मिल गई है और समीक्षा के आधार पर केंद्र मदद मुहैया कराएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और असम में बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता जताई। उधर उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के 8 यात्री पिछले 1 हफ्ते से लापता हैं। इनमें 2 प्रवासी भारतीय भी हैं। 3 यात्री पंजाब के अमृतसर जिले के हैं।
असम में बाढ़ की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है। गुरुवार को 5 और लोगों की मौत हो गई। राज्य के 26 जिलों के 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इंसान के साथ जानवर भी मुसीबत में हैं। काजीरंगा पार्क का 77% हिस्सा पानी में डूब चुका है। असम के धुबरी जिले से बीएसएफ का एक जवान लापता है। आशंका है कि वो बाढ़ के पानी में बह गया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की अगुवाई वाली केंद्रीय टीम ने असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने राहत और बचाव काम का जायजा लिया। इससे पहले किरण रिजिजू लखीमपुर के जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले। बाढ़ की मार सबसे ज्यादा इसी जिले पर पड़ी है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्री दल 1 महीने में असम का दौरा करेगा और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगा। असम के बाद केंद्रीय दल अरुणाचल भी पहुंचा और हालात की समीक्षा की। वहीं नागालैंड में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहां कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिले में गुरुवार को भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद हैं। यहाँ भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बारिश और तूफान की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समेत सभी राजनीतिक दलों ने शनिवार से प्रस्तावित आमरण अनशन स्थगित किया। पहाड़ी इलाके की सर्वदलीय बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग के मौजूदा हालात को लेकर कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच दार्जिलिंग में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई जगहों पर आगजनी हुई। लेखक और गायकों ने पुरस्कार वापस कर सेना की तैनाती का विरोध किया। दार्जिलिंग में शांति बहाली के लिए सीपीआईएम ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से त्रिपक्षीय बैठक की मांग की है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार तड़के पर्यटन कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। कुर्सियांग में एक रेलवे स्टेशन और एक सरकारी बंगले में भी आगजनी हुई। कई जगहों पर वाहनों में तोड़फोड़ की गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बिना केंद्र के राज्य सरकार से सार्थक वार्ता नहीं हो सकती। गोरखालैंड स्टेट, इसका लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डायलॉग ओपन करना चाहिए गोरखालैंड स्टेट का लिए। यही तो समस्या का समाधान है। आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर रैली निकाली। गोरखालैंड की मांग को लेकर एक गायक और लेखक ने राज्य सरकार के पुरस्कार वापस कर दिए। ऑब्जेक्ट ऑफ रिटर्निंग द अवार्ड्स इज against the policy of the state government. They are employing so many repressive measures like police, CRP and the paramilitary force. इस बीच पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। The hooligans under the leadership of GJM, they obstructed me in 2 places. दार्जिलिंग में 29 दिनों से हड़ताल जारी है। 26 दिनों से इंटरनेट बंद है। दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, स्कूल, कॉलेज, होटल और निजी कार्यालय बंद हैं। तनाव को देखते हुए सेना के साथ यहां अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कल बीजेपी ने राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित किया। पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। घायल हुए कार्यकर्ता, मृतक कार्यकर्ताओं के घर में जाते हैं, वहां जाने नहीं दिया जाता। टीएमसी के गुंडे रोक लेते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, पुलिस उनके साथ खड़ी होती है। पुलिस और गुंडों में वहां पर अंतर ही दिखाई नहीं देता। और इसलिए हम दिल्ली में, देश की राजधानी में बैठकर बंगाल के हालात को देश की जनता को बताना चाहते हैं और बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। नागालैंड में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल पीबी आचार्य ने एक बार फिर से नागालैंड के मुख्यमंत्री
शुरू जेली लिजेत्सु को 15 जुलाई तक विश्वास मत हासिल करने को कहा है। इससे पहले गुरुवार को शुरू जेली मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करने के लिए राज्यपाल की ओर से दिए गए निर्देश को खारिज कर दिया। बैठक में मंत्रिमंडल ने आपातकालीन सत्र नहीं बुलाने का भी फैसला किया था। पार्टी ने इसे आंतरिक मामला बताया, हालांकि राज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया है। और इस बीच मुख्यमंत्री ने बीती रात टीआर जेलियांग और 10 और लोगों का निलंबन वापस लेने की बात कही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जेलियांग ने कहा है कि उन्हें निलंबन वापसी के बारे में कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है और वो अब भी सरकार बनाने की अपनी मांग पर कायम हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल हिमाचल प्रदेश में थे। उन्होंने यहां पर बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और समर्थन की अपील की। उनके साथ सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई नेता थे। हिमाचल में बीजेपी के 31 विधायक हैं, जबकि लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 1 सांसद हैं। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार कल भोपाल पहुंची। यहां पे उन्होंने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात कर समर्थन मांगा। मीरा कुमार ने दोहराया कि वो देश के मौजूदा हालात में विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा मूल्यों, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और सभी धर्मों के सम्मान पर आधारित है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बंगलुरु केंद्रीय जेल में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसी जेल में AIADMK महासचिव शशिकला बंद हैं। ये मामला कारागार उप महानिरीक्षक डी रूपा की रिपोर्ट से सामने आया। रूपा ने आरोप लगाया कि शशिकला के लिए जेल में विशेष किचन बनाया गया है, जो कि जेल के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने ये रिपोर्ट कारागार महानिदेशक को भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक जाली स्टाम्प पेपर घोटाला के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को भी यहां पर विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि डीजीपी ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। Because the report cannot be discussed on media. Hence, I have submitted it to DG Prisons. Let him take action. I have given also a copy to the government. I have also read Prison Act, Prison Manual. So there is no question of me not knowing the rules. All allegations are false. There is no special treatment meted out to anybody. I am telling you, even in the matter of visitation, we are not obliging even MPs or ministers or MLAs of Tamil Nadu. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं जारी हैं। महाराष्ट्र में नासिक के किसान ज्ञानदेव बोरसे पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण वो परेशान था। आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसान तके सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि किसान ने 5 से 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन मिर्च की फसल बर्बाद होने से वो परेशान था। मंगलवार को उसने कीटनाशक पी लिया, जिसकी इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बीफ ले जाने के शक में सलीम इस्माइल शेख को पकड़ लिया और विवाद बढ़ने पर उसकी पिटाई करने लगे। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पे इलाज के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पिटाई के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एकदम मार के एकदम ऐसा पड़ा था, मैं तो पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने मेरे को उठाया।
बस मेरे साथ में गलत हुआ है क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा उनको सजा मिलना चाहिए। विक्टिम है, उसने भी अपनी तकरार में 3-4 आरोपियों ने पकड़ के रोक के मारा ऐसे बताया गया था। उस हिसाब से आरोपियों को निष्पन्न किया, उनको अरेस्ट हो गई है। बाकी के अगर कोई ऐसे और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का कल अंतिम संस्कार करा दिया गया। पुलिस ने आनंदपाल के परिजनों को 24 घंटे का नोटिस दिया था, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ा। आनंदपाल के समर्थक को उसके एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। अंतिम संस्कार के बाद नौगौर जिले के साबरान गांव से कर्फ्यू हटा लिया गया। इलाके में बुधवार को हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल हुए थे। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। मामले में 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने श्रीलंका की ओर से लगातार भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इससे मामले को सुलझाने की कोशिशों पर धक्का लगा है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर स्थायी समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। श्रीलंकाई नौसेना ने कल तमिलनाडु के 7 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी 2 नौकाएं भी जब्त कर ली गई। इससे पहले 6 जुलाई को 8 मछुआरों को पकड़ लिया गया था। 9 जुलाई को भी श्रीलंका ने 3 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने कैबिनेट की बैठक में ये बात कही। उन्होंने पनामा मामले में संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में आरोपों के साथ कयासबाजियां हैं। जेआईटी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने यह पाया है कि नवाज शरीफ और उनके परिवार की आमदनी और जायदाद में खासा अंतर है। इस आधार पर उनके खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के अंश सामने आने के बाद से विपक्षी दल उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते पर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये संकेत दिया है कि अमेरिका इस मुद्दे पर अपना नजरिया बदल सकता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने ये संकेत दिए। पिछले महीने ही अमेरिका ने 2015 के पेरिस समझौते से बाहर आने का ऐलान किया था। दोनों नेताओं ने पेरिस में हुई मुलाकात के दौरान आतंकवाद समेत कई और मुद्दों पर चर्चा की। The United States remains committed to being a leader in environmental protection while we advance energy security and economic growth. The friendship between our two nations and ourselves, I might add, is unbreakable. और विंबलडन के महिला एकल वर्ग का खिताबी मुकाबला इस बार अमेरिका की वेनस विलियम्स और स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा के बीच होगा। दोनों के बीच ये फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। वीनस विलियम्स 9वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की योहाना कोंटा को कल मात देते हुए वो साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची, जबकि स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में स्लोवाकिया की मैग्डालेना रायबारिकोवा को मात देकर फाइनल में कदम रखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी सुब्रा मुखर्जी पर लिखी गई पुस्तक प्रेसिडेंट्स लेडी की पहली प्रति कल उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से हासिल की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में इस पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि वे पुस्तक की लेखिका संगीता घोष और उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इसे प्रकाशित करने में सहयोग दिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की पहली महिला नागरिक के तौर पर सुब्रा मुखर्जी का योगदान सराहनीय है। मशहूर संगीतकार मदन मोहन की आज पुण्यतिथि है। मदन मोहन का नाम देश के बड़े संगीतकारों में शुमार होता है। अपनी युवावस्था में एक वो ऐसे सैनिक थे, बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद और लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गज़लें गवाईं।
चले हम पिता जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम पिता जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बताया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा। चीन से विवाद और कश्मीर के हालात पर सर्वदलीय बैठक आज। ब्रिक्स देशों की बैठक में अजीत डोभाल के शामिल होने की संभावना। नागालैंड के मुख्यमंत्री को कल तक विश्वास मत हासिल करने का निर्देश। राज्यपाल ने कहा, मौजूदा संकट एनपीएफ का आंतरिक मामला नहीं, विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाने पर अड़े मुख्यमंत्री। हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के 500 मीटर दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी, लगेगा 50,000 रुपए जुर्माना, एनजीटी का आदेश। केंद्रीय टीम ने पूर्वोत्तर में बाढ़ का लिया जायजा, हर मुमकिन मदद का भरोसा। 58 जिलों में अब तक 80 लोगों की मौत। और 9वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची वीनस विलियम्स। स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा से होगी खिताबी भिड़ंत। मिक्स डबल्स की क्वार्टर फाइनल में हारी बोपन्ना और ग्रेबियला की जोड़ी। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।